चलो, कल हमने उत्तर भारत के संपूर्ण राज्य क्या हुआ। सर क्या बोले, किसने करा? अरे यार, बोलना चाहिए था ना यार। और ज्योग्राफी वाले सर तो डायरेक्ट ही बोल देंगे कि मैडम आप मेरी पीपीटी पे क्यों तांडव करते हो। मैं मिलता हूँ। चलो भैया, कल हमने क्या पढ़ा था, उत्तर भारत के आपके राजवंश, उत्तर भारत में उसने कहाँ कहाँ आक्रमण किया, साम्राज्यवादी जो नीति थी अपन ने 2 चरणों में देखा कि प्रथम चरण में उत्तर भारत का हमने गुजरात, राजस्थान और आपका तीसरा जो है वो मालवा वाला क्षेत्र देखा था। आज हमको देखना है दक्षिण भारत, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारा महाराष्ट्र। अभी नाम बाद में बताऊंगी, केवल ये देखो कि किसके आसपास वाला क्षेत्र है। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा तेलंगाना, ठीक है। पहले तो तेलंगाना नहीं होगा, है ना, आंध्र प्रदेश होगा, बट ठीक है तेलंगाना। उसके बाद आपका जो आने वाला है कर्नाटक, ठीक है। लोकेशन थोड़ी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। कर्नाटक मतलब कि अगर हम दक्षिण भारत के राजवंश की बात करें तो हम केवल कितने में 4 राज्यों के आसपास बात करने वाले हैं। चौथा है आपका तमिलनाडु। थोड़ा सा दिमाग डीएक्टिवेट कंडीशन में है, अगर कुछ ऐसा हो तो आप करेक्शन करवा लेना, ठीक है। 4 राज्य है जिनमें दक्षिण भारत पर उसने क्या करा है, साम्राज्यवादी नीति को अपनाया है। आपको बताया था कि उत्तर भारत की जो नीतियां है उसमें वो क्या करेगा, उन साम्राज्यों पर आक्रमण करके क्या करेगा, अपने साम्राज्य में मिलाएगा, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में क्या करेगा, इन पर आक्रमण करेगा और इस साम्राज्य को क्या करेगा, धन लूट के और इनसे टैक्सेस को वसूलेगा। तो किसमें, एक महाराष्ट्र आएगा, एक कर्नाटक आएगा, एक तमिलनाडु और एक तेलंगाना। मतलब दक्षिण भारत की जो नीतियां हैं वो हम इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। अगर सबसे पहले हम महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं तो महाराष्ट्र में आपका एक जगह आएगी जिसका नाम है देवगिरी। देवगिरी पर 2 बार आक्रमण होगा, एक बार आक्रमण करेगा फिर अंत में पुनः एक बार और आक्रमण करेगा। देवगिरी के अगर शासक की बात करें तो कौन था, यादव वंशीय, कौन था, रामचंद्र देव। तो यहीं पर आप लिख लोगे कि यहां पर जो है देवगिरी में इसने शासन किया है। पेन बदल देती हूँ नहीं तो खिचड़ी पक जाती है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर यादव वंशीय जो शासक था उसका नाम क्या था, रामचंद्र देव, ठीक है। रामचंद्र देव जो है वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। ये वही रामचंद्र देव है जो अलाउद्दीन खिलजी की ने जब वहां पर आक्रमण किया था, कहाँ पे, गुजरात में जब आक्रमण किया था तो यहाँ पर आकर इन्हें शरण ली थी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि रामचंद्र देव को किसने, मलिक काफूर ने पराजित किया था, कब, 1308 में। तो हम यहाँ पर बात करें तो रामचंद्र देव के ऊपर आक्रमण तो अलाउद्दीन खिलजी का ही हो रहा है, लेकिन किसके नेतृत्व में, मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था, अबिसिनियाई जो हिजड़ा था वो यही था, जिसको किस उसने मिला था, कौन सी विजय में प्राप्त किया था, गुजरात वाली विजय में प्राप्त, अबिसिनिया का था ना, अबिसिनिया क्षेत्र से आया था इसलिए उसको अबिसिनिया कह दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसने क्या करा कि इसने इस पर आक्रमण किया। फिर से देख लो, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में किसका शासन है, महाराष्ट्र में देवगिरी के वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं। देवगिरी पर जो शासन था वो था यादव वंशीय रामचंद्र देव का। रामचंद्र देव पर आक्रमण करते हैं मलिक काफूर, ठीक है, और क्या करते हैं, इनको पराजित करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, प्रॉपर टैक्स देना स्टार्ट कर देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इनको इनका जो सारा साम्राज्य है उसको वापस कर देगा और फिर क्या करेगा, उससे टैक्स वसूलता रहेगा। और यहाँ पर एक इनको उपाधि भी दी जाएगी जो है कौन सी, कौन सी, राय, क्या है, राय रायन, राय रायन की उपाधि दी जाएगी। बस इतने ही के इर्द गिर्द आप इतने ही पॉइंट लिखोगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो सबसे पहला आक्रमण होता है वो होता है महाराष्ट्र में। यहाँ पर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वो देवगिरी है। देवगिरी में हम देखेंगे कि यहाँ पर यादव वंशीय आपके रामचंद्र देव शासन कर रहे हैं। रामचंद्र देव को पराजित करता है मलिक काफूर, जो कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का एक तरीके से सेनापति है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को ये क्या करता है, प्रॉपर टैक्स देता है। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राय रायन की उपाधि से मतलब उपाधि दी जाती है, ठीक है। बस इतनी ही चीजें आपको क्या करना है इस पर
इसमें याद रखनी है। बाकी आपको पीपीटी पढ़नी है तो पूरी डिटेल में पढ़ लेना, बाकी की पॉइंट्स यही है, ठीक है। अगला आपका आता है बारंगल। बारंगल मतलब तेलंगाना। यहाँ का जो शासन है वो कौन है? काकतीय वंश। यहाँ पर जो शासन चल रहा है आपका वो काकतीय वंश जो है आपका कहां पर शासन कर रहा है? तेलंगाना में, ठीक है। यहाँ पर कौन है? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। रुद्रदेव द्वितीय जो है वो यहाँ पर आएंगे। देखो अब आपको मैं ना पीपीटी नहीं पढ़ाऊंगी तो अब ये थोड़ा व्यवस्थित तरीके से बता दूं, क्योंकि अभी जल्दीबाजी मस्ती है कि मतलब जल्दी जल्दी कराओ फिर पीपीटी भी पढ़ानी है। अब जब ये बनाऊंगी ना तो अब व्यवस्थित तरीके से डायग्राम और मैप से बताऊंगी, तो आप क्या करोगे? वैसे ही अपनी कॉपी पे लिखोगे और जब भी आंसर राइटिंग करोगे उसमें ये सारी चीजें आपकी डली होंगी। आप इतना हिंट लिख के और आंसर राइटिंग अगर करते हो एक मैप बना के, तो ये आपकी गारंटी है कि 7 नंबर का क्वेश्चन है तो सब कुछ 4 मिलते हैं, 4.5 से नीचे आपको कभी नहीं देगा वो। आधा नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। 1-2 नंबर से पोस्ट चली जाती है, ठीक है। आगे आपका तीसरा शासन है, शासक है वो है द्वार समुद्र। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम क्या है? द्वार समुद्र, ठीक है। क्या है? द्वार समुद्र। यहाँ का शासक है वीर बल्लाल द्वितीय। क्या नाम है? वीर बल्लाल द्वितीय। वीर बल्लाल द्वितीय जो है वो यहाँ पर शासन करेंगे। अगला आपका जो आता है वो तमिलनाडु का मदुरई। यहाँ पर क्या होता है? मलिक काफूर जो है यहाँ पर मदुरई पर आक्रमण करता है। यहाँ पर 2 लोग शासन कर रहे होते हैं, एक सुंदर पांडे और एक वीर पांडे। मदुरई यहाँ पर भी किसके नेतृत्व में होगा आक्रमण? मलिक काफूर के। मैंने बोला ना कि मलिक काफूर, ये समझ लो इसका दाया हाथ था, है ना। पूरा जो है वो मलिक काफूर ने ही किया है, इसीलिए क्या हुआ? पीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सुंदर पांडे और वीर पांडे 2 भाई हैं, एक है सुंदर पांडे और एक है आपके वीर पांडे। क्या होता है कि इनका आपसी घरेलू विवाद चल रहा होता है दोनों भाइयों का, है ना। तो क्या होता है कि जब इसका फायदा उठा के अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के नेतृत्व में यहाँ पर आक्रमण करवा देता है, जिससे ये दोनों भाई भाग जाते हैं और ये वाला क्षेत्र भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आ जाता है। अब पूरी स्टोरी क्या है? ये दक्षिण भारत की साम्राज्यवादी नीति है। 4 चीजों के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही है, एक महाराष्ट्र, एक आपका तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में देवगिरी, कर्नाटक में आपका हो गया क्या? द्वार समुद्र, तमिलनाडु में होगा मदुरई और तेलंगाना में होगा आपका कौन सा? तेलंगाना ही आएगा, ठीक है। यहाँ तेलंगाना में आपका बारंगल आएगा, नहीं बोला था मैंने? बारंगल जो है वो तेलंगाना में आएगा। यहाँ पर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका देवगिरी। अगर हम देवगिरी की बात करें तो देवगिरी में क्या है? यहाँ पर जो शासक था वो कौन था? यादव वंशीय रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के ऊपर जो आक्रमण करता है वो कौन करता है? मलिक काफूर आक्रमण करेगा। और अपन यहाँ पर देखेंगे कि मलिक काफूर इसको क्या करता है? पराजित कर देता है, ठीक है। मलिक काफूर क्या करेगा? इसको पराजित कर देगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि बाद में दोबारा आक्रमण किया जाएगा और अलाउद्दीन खिलजी इसको ससम्मान रायन की उपाधि से सम्मानित करेगा। अगली बात करेंगे कर्नाटक। कर्नाटक में द्वार समुद्र आएगा। द्वार समुद्र की बात करें तो यहाँ पर वीर बल्लाल देव जो है यहाँ पर शासन कर रहा होता है। तीसरी बात है तेलंगाना। तेलंगाना में हो गया बारंगल। बारंगल में हो गया काकतीय वंश। काकतीय वंश का शासक है प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। चौथा है मदुरई। मदुरई में है मलिक काफूर। मलिक काफूर में हम देखें, मलिक काफूर आक्रमण करते हैं। यहाँ पर सुंदर और वीर पांडे 2 भाई होंगे, इन दोनों के बीच में आपसी घरेलू संघर्ष चल रहा था गद्दी को लेके, और इसी का फायदा उठा के मलिक काफूर इन पर आक्रमण करता है और क्या करता है? इस वाले राज्य को भी कहां पर? दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लेता है। समझ में आया? 2 चरण पड़े। आपको आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप 2 तरीके से बढ़िया बनाएंगे कि साम्राज्यवादी नीति क्या थी, उसका उद्देश्य बताएंगे। उद्देश्य के बाद बताएंगे प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में जो बातें बताई उसको बताएंगे, उसका मैप बनाएंगे और उसको डिटेल देंगे। द्वितीय चरण में भी आप उसका मैप बनाएंगे और उसकी डिटेल देंगे। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप क्या करोगे? प्रथम और द्वितीय चरण में दोनों पहले मैप बना दिए तो पूरी स्टोरी तो आपने वहीं बता दी ना कि कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन से राजा हैं और कौन कौन ने इस पर आक्रमण किया है।
इतने में वो समझदार है। आपने की पॉइंट्स पूरे बता दिए। अब जितना हो सके उतने राज्यों का वर्णन कर दो। जैसे वहां पे आप चित्तौड़गढ़ का वर्णन कर दोगे और दूसरा आप किसका करोगे, मालवा का वर्णन कर दोगे। यहाँ पे आप स्पेशली देवगिरी का वर्णन कर दोगे। इतने में भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये टेक्निक होती है शॉर्ट करने की, ये टेक्निक होती है इनोवेटिव करने की। समझ रहे हैं ना? आपने ऐसा करके बनाया, एक ये बनाया, एक ये हो गया हमारा प्रथम चरण, ये हो गया हमारा द्वितीय चरण। एक छोटू सा मैप यहाँ पे, एक छोटू सा मैप यहाँ पे। आपने दोनों की डिटेल यही बता दी। जितनी जगह आप बची है उनमें दो का उसका उत्तर भारत का डिटेल कर दो और एक आप बढ़िया देवगिरी महाराष्ट्र का डिटेल कर दो, पूरे नंबर मिलेंगे। जो आप लोग बोलते हो ना इतनी सारे कंटेंट नहीं आ रहे हैं, पूरी बात तो बता दी मैप में। मैप में तुमने पूरी डिटेल तो बता दी। तुमने कुछ गलत थोड़ी ना करा, गलत नहीं, बहुत अच्छा करा कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको समझ में आ गया। मलिक काफूर के आक्रमण की बात कर रही है, यहाँ ये लोग हैं, यहाँ पे ये राजा है, यहाँ पे ये वंश है, सब तो बता दिया आपने। दो को एक्सप्लेन कर दो। वहां आप दो को नहीं कर पा रहे चित्तौड़गढ़ और मालवा को, तो केवल मालवा को कर दो, केवल चित्तौड़गढ़ को कर दो। एमपी का पेपर है तो मालवा को कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? हटा दे, समझ आया? ऐसी क्यों? यस मैम करके कर। चलो, इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि आखिरकार जो साम्राज्य था इसके सकारात्मक और जो नकारात्मक पॉइंट है वो क्या थे। ठीक है, जो साम्राज्य है इसके सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट क्या हुए साम्राज्यवादी नीति से, ये तो आप अपने अनुसार ही क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि आखिरकार सकारात्मक क्या था और अब वो सर का पेज तो हट गया है। ठीक है, आप कहना सर कल से नहीं हटाएंगे, ठीक है कहना आज वो हो गई गलती इसलिए हटा दिया, वो हमने बताया नहीं पाया था मैम को, आप कल से दूसरी पीपीटी खोलिए। ठीक है, सकारात्मक में आप देखोगे तो सबसे पहले मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार होगा। आपको भी पता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा है, अगर आक्रमण करा है या साम्राज्य का विस्तार किया है, तो जब वो वारंगल पे अधिकार करेगा तो वारंगल पे कोई भी राज्य का या कोई भी धर्म का व्यक्ति बैठा हो लेकिन वो तो मुस्लिम राज्य में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मालवा पे अगर हम देखें तो मालवा पे भले ही होलकर या जो भी बड़े बड़े, होलकर तो नहीं आए होंगे, बड़े बड़े शासक बैठे होंगे, वो भी किसमें, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला सकारात्मक पॉइंट है, हमारे लिए नहीं इनके लिए, मुस्लिम साम्राज्य में वृद्धि होगी। दूसरा, धन की प्राप्ति होगी, मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार। मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हुआ। दूसरा आपका होगा धन की प्राप्ति। अब जब धन की प्राप्ति होगी तो अलाउद्दीन खिलजी क्या कर पाएगा, एक बड़ी सेना को रख पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मंगोलों का और जो आपके आंतरिक आक्रमण है उनका भी सामना कर पाएगा। ठीक है, मंगोल एवं आंतरिक आक्रमणों का सामना। ठीक है, चौथा अगर अपन देखेंगे तो यहां पर आएगा कि दक्षिण भारत में विस्तार हुआ उसका, दक्षिण भारत पर विस्तार या दक्षिण भारत पर अधिकार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा नकारात्मक। नकारात्मक में देखें तो किसानों का यहाँ पर शोषण होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम नकारात्मक में देखेंगे तो क्या होगा कि साम्राज्य पर बोझ अधिक आएगा। आप समझ रहे हैं ना कि जब इतने सारे राज्यों को कंट्रोल करोगे तो साम्राज्य पे क्या होगा, आय में तो वृद्धि हुई है लेकिन क्या होगा, बोझ भी तो बढ़ेगा ना साम्राज्य के ऊपर, है ना, उतनी धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी तो खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना ही लिखना है। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति को समझाइए। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी का आप समयकाल बताओगे कि आखिरकार उसका समयकाल कहां से कहां तक था। ठीक है, और कौन सी बात थी, आप पूरा उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पहले बता दोगे। उसके बाद आप बताओगे कि उसकी साम्राज्यवादी नीति का जो स्रोत है वो स्रोत क्या है, आपको जानकारी कहां से मिलती है। उसके बाद आप बताओगे कि उसका उद्देश्य क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि आप बताओगे कि इसको 2 चरण में डिवाइड किया गया, ये आपका फ्लो चार्ट आ गया यहाँ पे, प्रथम चरण द्वितीय चरण, फिर दोनों चरण में आपका बढ़िया यहाँ पर मैप बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 2-3 को यहाँ पर डिटेल में, अगर आप आगे नहीं भी डालोगे ना कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत,
डालना है तो वेल एंड गुड, आपने डाल दिया। उत्तर भारत के 2 लिख दिए, चित्तौड़गढ़ और आपका दूसरा मालवा, और दक्षिण भारत में केवल एक बता दिया आपका देवगिरी। तो उससे क्या होगा, आपने जो ये डिटेल बताई ना, आपका वेल एकदम सेटल टाइप का पेज लग रहा है और सुंदर भी दिखेगा, और आपकी शब्द सीमा भी पूरी हो जाएगी और उनकी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी जो वो पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा लिखोगे, ये दे दिया था मैंने, क्या दिया है मैंने ये क्वेश्चन लिखने, ये लिख के लाना और ऐसे ही फॉर्मेटिंग में लिख के लाना। साम्राज्यवादी नीति का वर्णन करो। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, ये लिख लिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति का वर्णन करो। बढ़िया से मैंने फिर बता रही हूँ कि ये आपका एक पेज है, पेज पे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना है समय काल को लेके, या फिर साम्राज्यवादी नीति पे बढ़िया सा एक प्रस्तावना बना के, फिर दूसरा क्या लिखना है, स्रोत लिख देना है। स्रोत 2 है, एक बर्नी और दूसरा आपका है आमिर खुसरो। उसके बाद उद्देश्य लिखना है, 2 उद्देश्य थे। देखो, उद्देश्य अगर नहीं आ पा रहे तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, इतनी जरूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पर लिखोगे कि इसको अपन ने 2 चरण में डिवाइड किया, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दोगे कि नीति के चरण, है ना, ये साम्राज्यवादी नीति के चरण या केवल चरण, हेडिंग डाल दोगे। प्रथम चरण यहाँ पर आ जाएगा, द्वितीय चरण। प्रथम चरण में आप लिखोगे कि उत्तर भारत का अभियान, और दक्षिण में इसमें लिखोगे दक्षिण भारत का। दोनों में बढ़िया से आप मैप बना दो, एक मैप और एक दूसरा मैप। अब इसके बाद अगर पेज बचा है तो आप 3 लाइन डालो। अगर पेज बचा है तो हेडिंग डाल दो कि उत्तर भारत का अभियान और दक्षिण भारत का अभियान। नहीं बचा है तो तीनों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। तो 3 बताए हैं, चित्तौड़गढ़, एक आपका मालवा और एक आपका देवगिरी। अब जगह और भी कम बची है तो मालवा या चित्तौड़गढ़ में से एक को स्किप कर दो, क्योंकि लेकिन इस मैप में पूरी डिटेल बतानी है आपको जो मैंने बताई है अभी। 7 नंबर में आएगा ही नहीं, 7 नंबर में आएगा तो केवल आएगा उत्तर भारत का अभियान, तब भी मैप बना के आओगे आप। ठीक है, तब भी क्या करोगे, मैप बना के आओगे। चलो, यहां तक समझ में आया। अगला है भू राजस्व सुधार। ठीक है, क्या और बोल तो दिया कि राज्य पर अतिरिक्त आय, अतिरिक्त आय का बोझ। एकदम आंदोलनकारी बन जाते हो आप लोग। ये वाला ना प्रॉब्लम इसमें क्या आया था, हमने क्वेश्चन में समझा दिया था, रक्षक था नहीं भक्षक, उसके भक्षक के 2 पॉइंट थे और रक्षक के 3 चार्ट थे, वो 7 नंबर में आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। जरूरी नहीं कि सकारात्मकता आप में ज्यादा है तो नकारात्मकता भी ज्यादा हो, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 50% सकारात्मक हो, मतलब 50% अच्छे हो तो 50% गलत हो। हर इंसान या तो बहुत ही गलत होता है तो वो 2% सही होता है, या फिर वो इंसान बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेकार होता है तो वो अच्छा नहीं होता है। फ्लो चार्ट में बताना ही नहीं था ना, वही बैलेंस करना था। आप लोग की कल कॉपी में यहाँ खड़े होकर रिव्यू नहीं दे पाए, इसलिए आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई होगी, है ना, कि उसमें लिखा क्या था, क्या करा, या ज्यादा कॉपियां हो गई थी, वो आज भी कॉपी चेक नहीं कर पाए। चलो पहले ये कर लो, उसके बाद नहीं तो अभी टाइम चला जाएगा, फिर आगे बात करते। भू राजस्व सुधार अगला पॉइंट है आपका, भू राजस्व सुधार। हालांकि अगला पॉइंट नहीं है, अगर अलाउद्दीन खिलजी में पूरा वर्णन करने आता है तो जितने मैंने पॉइंट दिए हैं ना, सबको शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सुधारों की बात कीजिए। तो भू राजस्व सुधार, सैन्य सुधार, गुप्तचर सुधार, सारी चीजें लिखोगे आप। ठीक है, भू राजस्व सुधार में बात करें तो ये पहला शासक था जिसने क्या करवाई, भूमि की पैमाइश करवाई, मतलब भूमि की माप करवाई, भूमि को नपवाया, है ना। पहले क्या था कि जो है पहले इसको नपवाया नहीं जाता था, फिर इसको क्या करे, भूमि की पैमाइश करवाई या फिर माप करवाई। इस माप को पता है क्या बोला गया, इस माप को बोला गया मशाहत। ठीक है, जो भूमि की उसने माप करवाई या जो भूमि की उसने पैमाइश करवाई उसको बोला गया मशाहत। ठीक है, आप स्रोतों के बारे में मैं बोलूं या ना बोलूं, स्रोत आप पहले ही ऐड कर लोगे, 2 लोगों के नाम, एक आपका बर्नी और एक आपका आमिर खुसरो। ठीक है, भूमि सुधार आपको बड़े उसमें नहीं आएगा, अगर आएगा तो 7 नंबर में आएगा,
नहीं तो फिर भूमि के सुधार किसी के साथ ऐड हो गया आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन करो। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसका उद्देश्य क्या था? देखो इंट्रोडक्शन अभी पहले लिख लो, फिर बताएंगे कि पूरे उसमें क्या करना है, कि इंट्रोडक्शन कहाँ आएगा, स्रोत कहाँ आएंगे, उद्देश्य कहाँ आएंगे, नहीं तो पता चले कि अभी बताया है नहीं और आपने अपने हिसाब से जमा लिया। अभी देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। राज्य की आय में वृद्धि करना है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो उन भूमिपति वर्ग का दमन करना है जो क्या कर रहे थे, राज्य की आय को कलेक्ट करते थे। क्या होता था, जब भूमिपति वर्ग का उदय होगा तो विद्रोह कम हो जाएंगे, है ना। जैसे कि आपसे भूमिपति मतलब कि जो टैक्स ऑफिसर होता है, टैक्स वसूलता है, उनको क्या करेंगे, जो टैक्स ऑफिसर नहीं कहना चाहिए, भूमिपति वर्ग मतलब ये है कि जो बहुत रईसजादा टाइप का इंसान, जमींदार टाइप का इंसान। ठीक है, तो उन जमींदारों को क्या करना है, उनका थोड़ा सा जो नियंत्रण स्थापित करना है। बड़े आदमी है, पावर है, अब वो वहां राजा बैठा है, राजा को कुछ समझ नहीं है, तो ये क्या करेंगे, उनके जो सारी भूमि है उसको क्या करेगा, माप तोल करवा लेगा, उनकी सब नाप आप करवा लेगा, तो उनका क्या होगा, उनका जो घमंड है उनको कम कर देगा, तो विद्रोह थोड़े से कम हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट आएगा राज्य की आय में वृद्धि। दूसरा आएगा, एक आएगा राज्य की आय में वृद्धि करना था खुद की। दूसरा था भूमिपति जो वर्ग है उसका क्या करना था, दमन करना था। और तीसरा जो है वो किसानों के या कृषकों के शोषण को कम करना था। देखो भाई, शोषण तो कम नहीं हो रहा है ना, बस बोला जा रहा है शोषण बढ़ना ही है बेचारों का। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम देखेंगे इसमें क्या करा कि जो अनुदान भूमि थी, मतलब जो पहले अनुदान में दी गई भूमि थी, जो कौन कौन सी थी, मिल्क, इनाम, बफ्फा, इन भूमियों को क्या करा, खालसा भूमि में परिवर्तन करवा दिया। मतलब कि जो पहले अनुदान मतलब क्या, दान में भूमि दी जाती थी, ब्राह्मणों को भूमि दी गई, या फिर क्या करते थे कि कोई चीज खरीदी उसमें भूमि दी गई, तो वो सारी इसमें क्या करा, उस भूमि को कलेक्ट कर लिया और वो खालसा भूमि मतलब पूरी भूमि साम्राज्य की भूमि घोषित कर दी, शासक की भूमि घोषित कर दी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आएगा यहाँ पे, पहला पॉइंट आपका आएगा कि इसमें क्या करा, अनुदान भूमि पर अधिकार कर लिया। अनुदान भूमि पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अनुदान भूमि फिर से बताती हूँ, जैसे जो पहले भूमि थी, जो अन्य वंशों ने या जलालुद्दीन ने या फिर उसके पहले भी अपन जो प्राचीन में पढ़ के आए हैं, तो उनने क्या करा होगा कि अनुदान में भूमि दी, जिनके नाम लिख लो, क्या क्या है, बप्पा हो गया, ठीक है, इनाम हो गया, मिल्क हो गया। ठीक, तो इनको क्या करा, इस भूमि को, मिल्क हो गया, बप्पा हो गया और क्या हो गया, इनाम हो गया, इस भूमि को क्या करा, इस भूमि को इकट्ठा करके और खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया कि ये खालसा मतलब ये अब साम्राज्य की भूमि होगी या ये जो है राजा की भूमि होगी। ठीक है, इसके बाद इसने क्या करवाया, भूमि की पैमाइश करवाई, भाई भूमि की माप करवाई। तो दूसरा पॉइंट है भूमि की माप करवाई। नहीं, उद्देश्य हो गया, अब अपन आगे के पॉइंट लिख रहे हैं, उसकी चरण। हे भगवान, हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आप लोग भी अनिस्थिर हो। अच्छा है, पूछ लिया। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी भूमि सुधार। सबसे पहले हमने देखा कि भूमि की पैमाइश, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उसने भूमि की माप करवाई, ठीक है, और उस भूमि की माप को, जिससे उसने जो पैमाइश करवाई है, उसको मसाहत वर्ड दिया गया है ना, भूमि की माप को। उद्देश्य 3 है, राज्य की आय में वृद्धि करना, भूमिपतियों का दमन करना और उसके साथ ही कृषकों का शोषण को कम करना। भूमि पैमाइश के मैं आज कुछ कंफ्यूजिंग वाला पढ़ा रही थी। तो भू राजस्व सुधार ही तो है अभी का टॉपिक। हाँ, उसी की है। ठीक है, तो क्या करवाया, अरे यार, अनुदान भूमि पर अधिकार किया सबसे पहली बात। ठीक है, अनुदान भूमि पर अधिकार करने का मतलब ये, सुन लो फिर उसके बाद ही लिखेंगे आप। अनुदान भूमि पर अधिकार करने का मतलब ये है कि जो भी भूमि पहले अनुदान में या दान में दी गई थी, जो कि हमने जिनके नाम बताए, इनाम हो गया, बप्पा हो गया, इन सबको खालसा भूमि में परिवर्तित करवा दिया। खालसा भूमि का मतलब ये है कि ये जो भूमि है अब किसकी,
हमारे शासन की, प्रशासन की या साम्राज्य की भूमि होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है भूमि की पैमाइश करवाई, मतलब भूमि की माप करवाई। जो गंगा और यमुना दोआब वाला क्षेत्र है, जो सबसे उपजाऊ या उपयोगी जो क्षेत्र था, उसकी क्या करवा दी इसने, माप करवा दी। मतलब उसका माप तोल करवा के, माप करवाने का मतलब क्या है, अपनी भूमि में मिला लेना। ठीक है, गंगा यमुना मतलब क्या हुआ आपका दिल्ली वाला, तो दिल्ली के आसपास, दिल्ली उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो आसपास कहीं था। ठीक है, इसने क्या करा, जो इकाई की माप थी वो थी बिस्बा। बिस्वा लिख लो एक बार, फिर एक बार पूरा लिखवा देंगे। बिस्वा थी। ठीक है, ये बिस्वा जो था ये क्या था कि बीघा, जो एक बीघा है, एक बीघा का 1/20 भाग हुआ करता था। बीघा जो है ना, बीघा का 1/20 भाग जो है उसको बोला जाता था बिस्वा। तो अपन मापते ना कि इतने इंच, इतने फीट, इतने ये, तो इसने क्या करा कि बीघा के पार्ट को, बीघा जो है, अरे बिस्वा जो है उसको क्या करा, 1/20 हुआ। 1/20 मतलब क्या, बीघा का 1/20 भाग। मतलब कि सीधी बात यह है, बिस्वा का जो आपका वो आएगा वो कितना है, 1/20 है। 1/20 मतलब क्या, 100 का कितना भाग, बीघा मतलब 100 मान लो, इसको 5%। ठीक है, इसके बाद हम देखिए तो इसने क्या करा, भू राजस्व का निर्धारण करा। आपको पता है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि भू राजस्व का निर्धारण इसने सीधा सीधा 50% कर दिया। मतलब कि अब जो भूमि पर टैक्स होगा कुल उत्पादन का 50% होगा, 1/2। मतलब अगर 50 बोरा है ना गेहूं आया है, तो उसमें से 25 बोरे जो गेहूं है वो साम्राज्य के पास जाएंगे, कुल उत्पादन का। ठीक है, तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा, और हाँ इसने एक पृथक जो है विभागों की भी स्थापना करवाई। पृथक विभाग की स्थापना करवाई, जो कौन सा था, दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, और उसके साथ ही क्या करा इसने, नगद के बदले अनाज देने की प्रथा स्थापित की। पूरी चीज एक बार बता रही, सुन लो पहले। ठीक है, अब देखो क्या है, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे भू राजस्व सुधार। भू राजस्व सुधार में हमने देखा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसने भूमि की पैमाइश करवाई। भूमि की पैमाइश का मतलब है कि उसने माप करवाई। जो भूमि की पैमाइश करवाई उसको जो वर्ड दिया गया है ना, अपन माप बोलते हैं, इसने क्या बोला, मसाहत। ठीक है, फिर आप उसके बाद स्रोत बताओगे कि हमें कहां से जानकारी प्राप्त हुई है। फिर आपके 3 उद्देश्य है, राज्य की आय में वृद्धि करना, भूमिपतियों का दमन करना और आपका कृषकों का शोषण को कम करना। उसके बाद हम इसके लिखेंगे चरण। चरण में हम देखेंगे सबसे पहले आएगा अनुदान, भूमि पर अधिकार किया। दूसरा चरण आपका आएगा वो आएगा भूमि की पैमाइश करवाई। तीसरा जो चरण में आएगा वो आएगा आपका, तीसरा चरण मतलब तीसरा पॉइंट आएगा, भू राजस्व की दर को फिक्स कर दिया 50%। उसके बाद इसने क्या करा, पृथक विभाग की स्थापना करवाई। और उसके बाद आपका एक और पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि इसने नगद के बदले, मतलब नगद पेमेंट के बदले अनाज देने की प्रथा स्टार्ट की। हालांकि इसने नगद जो प्रथा है वो भी इसी ने स्टार्ट की थी, लेकिन नगद के बदले अनाज देना स्टार्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि अनाज के रूप में वो देने लगा, पर ठीक है आप इसमें डाल सकते हो। ये हम पढ़ रहे थे भू राजस्व व्यवस्था, एक बार और आपको स्टार्टिंग से बता दे रहे। एक भू राजस्व सुधार में आपने क्या पढ़ा कि अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व सुधार व्यवस्था। जब भू राजस्व सुधार व्यवस्था आएगी तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि आखिरकार इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट, अपन बोलते हैं ना कि इसमें की पॉइंट क्या था, तो इसने क्या करवाया था, भूमि की पैमाइश करवाई थी। भूमि की पैमाइश करवाएगा, उस पैमाइश को क्या बोला, मसाहत। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिखोगे कि आपको जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो आप बर्नी और अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि स्रोत वही है, बर्नी और आपका आमिर खुसरो की पुस्तक। उसके बाद आप लिखोगे उद्देश्य। उद्देश्य में आप बताओगे कि 3 उद्देश्य थे, भूमिपतियों का दमन, राजस्व की आय में वृद्धि और इसके साथ ही कृषकों के शोषण में कमी। फिर आप लिखोगे कि किस चरण में जो है वो इसकी भू राजस्व व्यवस्था हमने देखी, तो हम डालेंगे चरण, और चरण में फिर हम डालेंगे पॉइंट्स। पहला पॉइंट होगा क्या, आप अनुदान भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन किया। दूसरा पॉइंट आपका होगा क्या, ठीक, भूमि की पैमाइश करवाई। फिर इसने भू राजस्व को क्या करा, फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद इसने क्या करा, विभाग की स्थापना कर दी और फिर इसने नगद की जगह क्या दे दिया, अनाज देना प्रारंभ किया। बस इतना लिखना है भू राजस्व सुधार।
क्योंकि सॉलिड की पॉइंट मतलब सॉलिड पॉइंट है ना कि आपको सीधा पूछा जाएगा भू राजस्व सुधार। अब इसमें स्टोरी सुनने की कोई जरूरत थोड़ी नहीं कि स्टोरी क्या है, समझ आया? लिख लोगी ये सब? कैमरे में देखते होंगे लोग तो बोलते होंगे पता नहीं क्या ही चलता है। ठीक है, आपसे जब तक बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो फिर पढ़ाऊंगी कैसे? ठीक है, दिख रहा है ना ये कलर। अगला है आपका सैन्य सुधार। अगला है आपका सैन्य सुधार। आपको बहुत अच्छे से पता है, सबसे पहले तो क्या इसने स्थायी सेना प्रारंभ की। जो स्थायी सेना नहीं रखते थे उनको क्या बोलते हैं? इनने क्या करा? स्थायी सेना रखना प्रारंभ की। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो इनने नगद वेतन देना प्रारंभ किया। वहां जो मैं आपको वेतन अनाज की बात कर रहे थे वो सैनिकों के लिए नहीं चल रही थी, है ना? तो नगद की जगह अनाज दिया, वो उसके फायदे का काम था। यहाँ उसको नगद देना है तो 100 रुपए देना है। अनाज में तो क्या है, क्योंकि उसने 50% तो पहले ही लगा दिया है, तो क्या होगा? अनाज कम जाएगा। तो वो वहां होशियारी वाली बात थी। यहाँ हम सेना की बात कर रहे हैं। सेना के लिए इसने स्थायी सेना रखी। ठीक है, स्थायी सेना रखी, इसीलिए तो उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लाई थी कि बाजार पे नियंत्रण रखेगा, उससे जो पैसे आएंगे उससे वो क्या करेगा? सेना को पैसे देगा। तो क्या होगा? उसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा स्टार्ट की। ठीक है, क्या करना है? घोड़ों पे दाग लगाने की। दाग मतलब क्या? कि वो घोड़ों को दागने की और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा स्टार्ट की। हुलिया मतलब उनके चेहरे, अरे मतलब हुलिया प्रथा मतलब कि इतना कद है, ये है, ये बार बार वही चीज रिपीट ना हो, घोड़े वही लेके ना आ जाए। वो मतलब घोड़ों का जो निरीक्षण होता था, घोड़े जो इनकी सेना में आया करते थे, तो ऐसा ना हो कि इनने 100 घोड़ों की काउंटिंग की कि आज ये घोड़ा गया था कहां पर दौड़ में, अब पता चले कल वो घोड़ा बीमार था, तो इस होशियारी मार के उसको वापस से ले आया, है ना? और फिर वहां पे क्या हो जाए? हार। तो मतलब इतनी उसने क्या करा कि इतनी चीजों को बारीकी से ऑब्जर्व किया। तो सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, जैसे आज आपका नाम लिखा जाता है ना कि आपका नाम ये है, आपकी एंट्री कर दी, अब तो बायोमेट्रिक होने लगा, तो वो इनका बायोमेट्रिक था। तो हुलिया की प्रथा और घोड़ों पे दागने की प्रथा स्टार्ट की। इसके साथ ही इसने क्या करा कि खम्स, क्या है खम्स? जो लूट का धन होता था उसका 4/5 जो है वो राज्य को जाएगा और 1/5 सैनिकों को जाता था। 4/5 जो है वो राज्य के पास मतलब राजा के पास, और 1/5 जो है वो सैनिकों के पास जाया करता था। इसका मतलब ये है कि ऐसा इनने मुसलमानों की जो प्रथाएं थी, स्पेशली उसको इसने क्या करा? सब उसको खंडित कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि सैनिकों को देने की प्रथा नहीं थी। जो लूट का धन होता था वो पूरे राज्य के पास जाता था, लेकिन सैनिकों के लिए ये क्यों कर रहा था? जब बच्चों को अच्छा पढ़ाओगे ना आप, तो बच्चे अपने आप ही उस टीचर को पसंद करने लगेंगे, और क्या यूट्यूब के सिस्टम बता रहे हैं, और फिर यूट्यूब पे आपको फॉलो करेंगे, और पैसा किसका बनेगा? टीचर्स का। ठीक है, तो बात वैसी ही थी कि जब ये सैनिकों के लिए करेगा तभी सैनिक क्या करेंगे? साम्राज्य में लड़ने के लिए क्या होंगे? मोटिवेट होंगे, सैनिक में आएंगे। ठीक, तो आपको इतने पॉइंट याद होना चाहिए। जब आपसे पूछा जाएगा कि सैन्य सुधार, अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य सुधार बताइए, तो आपको पता होना चाहिए इसने सबसे पहले क्या करा? सैनिकों को स्थायी सेना स्टार्ट की। पहले स्थायी सेना नहीं थी, पहले ये हुआ करता था कि जब भी युद्ध करने के लिए जरूरत पड़ती थी तो क्या होते थे? तुरंत ही सैनिकों को, नागरिकों को सैनिक बना दिया जाता था और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। अब जब स्थायी सेना होगी मतलब साम्राज्य का विस्तार बहुत अच्छी तरीके से होगा, पूरी सेना एक्टिव होगी, पूरी ट्रेंड होगी, सबको ट्रेनिंग दी गई होगी, तो क्या होगा? इसीलिए तो साम्राज्यवादी नीति उत्तर और दक्षिण दोनों को जीत पाया। सकारात्मक पॉइंट देखे तो स्थायी सेना अगर रखी जाएगी तो क्या होगा? दक्षिण और उत्तर भारत को इसने क्या करा? अच्छे से जीत पाया। उसके बाद क्या है? नगद वेतन। नगद वेतन की आपको बात करें, नगद वेतन देंगे तो भी क्या होगी? आपकी जो सेना है वो कैसी होगी? एक्टिव होगी या फिर मोटिवेट होगी कि भैया सीधा का सीधा पैसा मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें तो घोड़ों को दागने की प्रथा कि एक घोड़ा वापस से फिर से उसमें सेना में ना आ जाए।
है ना। और जो आपकी सेना है उसकी हुलिया लिखने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा मतलब की है कि सैनिकों के चेहरे याद रहे उसको, सैनिकों के हुलिया, और घोड़ों पे दागने की, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, ठीक है। उसके बाद जो लूट का धन था खम्स, उसका क्या करेगा, 4/5 खुद रखेगा और आपका 1/5 सैनिकों को देगा। 1/5 मतलब कितना, 100 रुपए आया तो कितना, 20 रुपए सेना को दे रहा है, 80% खुद रख रहा है, ठीक। ये हो गया आपका सैन्य सुधार। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, बाकी डिटेल में भी बस यही पॉइंट्स मिलेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आपका हमको आज पढ़ना है वो है आपका गुप्तचर व्यवस्था में सुधार। अभी पूरा रिवाइज करवाऊंगी जितने पॉइंट्स पढ़ाए हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाने से मुझे ऐसा लगता है आप लोग भूल ना जाओ सब, ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था को इसने फिर से क्या किया, संगठित किया। पुनः संगठित क्यों किया, क्योंकि पहले जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो उतनी लॉयल नहीं थी और उतनी पावरफुल नहीं थी कि वो क्या कर सके, साम्राज्य को इतना अच्छा काम कर सके। तो इसने क्या किया, पुनः संगठित किया और इसने ऐसे लोगों को रखा। पहले क्या था, गैर तुर्कियों को नहीं रखा जाएगा, तुर्की बस रखे जाएंगे, तो कोई योग्यता नहीं थी। पुनः संगठित करने का मतलब यह है कि इसने योग्यता के आधार पर क्या करा, गुप्तचर व्यवस्था को संगठित किया। उसके बाद अगर हम देखें तो इसने क्या करा, 2 प्रकार के गुप्तचर रखे। क्या किए, 2 प्रकार के गुप्तचर रखे। एक को बोलेंगे बरीक और दूसरा आपका जो गुप्तचर होगा वो होगा मुहियान, ठीक है। जो आपका बरीद है ये होगा राजकीय गुप्तचर, मतलब ये क्या करेगा, राजकाज की जो है गुप्तचर व्यवस्था को देखेगा। ये है आपका राजकीय गुप्तचर और ये है राजा का व्यक्तिगत गुप्तचर। बताती हूं कैसे। ये क्या करेगा, राज्य में क्या चल रहा है, राज्य में किसने क्या किया है, ये है तो ये राज्य को सूचना देगा कि भाई उस राज्य की क्या खबर है, इस राज्य की क्या खबर है। ये क्या करेगा, मुहियान से ऐसे याद रखो कि ये सीधे मुंह पे आके किसके बोलेगा, राजा के, कि ऐसी ऐसी बात है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो केवल शासक को पता होना चाहिए, साम्राज्य को नहीं, है ना। क्योंकि साम्राज्य में कौन धोखेबाज है, जैसे यहाँ पर कुछ जो बहुत की पॉइंट्स है वो बच्चों के केवल ऑनर को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर सारे टीचर्स को पता चलेंगे ना तो वो टीचर्स क्या करेंगे, धोखेबाजी करने स्टार्ट कर देंगे। पता चला तुमने मेरी शिकायत करी है, तुमको ही टारगेट करते रहेंगे हम पूरे टाइम क्लास में। अब तुम बताओ क्या पढ़ा है, आप बताओ आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या, मतलब आप ही आप पे टारगेट करेंगे। तो ये क्या होगा, राजकीय गुप्तचर होगा जो पूरे राज्य को खबर सुनाएगा, राज्य के सामने जो मंत्री जो पूरी व्यवस्था है उसको चीजें बताएगा। और ये क्या करेगा, केवल राजा को व्यक्तिगत रूप से बताएगा कि बाहर, गुप्तचर मतलब समझ रहे ना, रॉ वगैरह आपका अभी का क्या आईबी वगैरह की बात चल रही, ठीक है। पहले गुप्तचर थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो क्या होता था कि सुल्तान के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र होते थे उसकी जानकारी भी ये दिया करते थे। मतलब कि सुल्तान के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनकी जानकारी कौन देगा, आपका मुहियान देगा राज को व्यक्तिगत रूप से कि क्या क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, अगर अपन ये इसके प्रॉफिट में भी देख सकते हैं कि इसके सकारात्मक पॉइंट क्या था। तो एक तो जो राजा के जो राज्य में शासक के प्रति षड्यंत्र चल रहा है उनकी जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ ही जो गुप्तचर व्यवस्था थी इसमें एक चीज और आई, पता है क्या, बाजार व्यवस्था को बहुत आसान बना दिया। बाजार में क्या चल रहा है, कौन कितना कैसे बेच रहा है, किन चीजों पर प्रॉफिट खा रहा है, आपको पता है। अगर बाजार व्यवस्था में किसी भी व्यापारी ने अगर कोई गलती कर दी तो उसके मांस को काट लिया जाता था, अगर गलत तौलता था वो तो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बाजार व्यवस्था को भी बाजार व्यवस्था जो है वो पूरी आसान हो गई गुप्तचरों से, है ना। मतलब क्या हुआ, एक तो राजा के विरुद्ध जो षड्यंत्र किया जा रहा था उसके बारे में इसको शासक को पता चलने लगा कि भाई क्या षड्यंत्र चल रहा है, मतलब कौन क्या है, कौन किस राज्य पे अधिकार करना चाह रहा है, कौन हमें धोखा देना चाह रहा है, इसके बारे में पता चला। दूसरी बात, बाजार व्यवस्था में क्या चल रहा है, कौन कितना माप तोल कर रहा है, कौन कितने पैसे खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके बारे में भी जानकारी इसको हाँ पारदर्शिता आ गई। कुछ नहीं लिखना है इसमें, बस इतना लिखना है, गुप्तचर ये कभी नहीं आएगा 7 नंबर में, ये आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की सुधारों के वर्णन कीजिए।
तो आपको इसमें बस इतना ही लिखना है कि उसने योग्यता के आधार पर गुप्तचर व्यवस्था को पुनः संगठित किया। इसने 2 प्रकार के गुप्तचरों को संगठित किया, इसको भी बढ़िया ऐसे बना के लिखोगे, 2 प्रकार के गुप्तचरों को संगठित किया, एक वरीद एक मुहियान। वरीद जो था वो राजकीय कार्यों के लिए था और जो मुहियान था वो राजा को व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए था। अगर इसका हम सकारात्मक बिंदु देखें या इसके फायदा देखें तो हम देखेंगे कि राजा के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों की जानकारी मिलने लगी, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो बाजार व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होने लगी। ठीक है, कल जो हमको पढ़ना है वो बाजार नियंत्रण व्यवस्था पढ़ेंगे। हिंदी वाले सर का लेक्चर है क्या, इसीलिए, नहीं तो फिर एक काम करते, लेट तो हो ही गए थे, कंटिन्यू कर लें क्या? नहीं, फिर सर भी आगे बहुत लंबा खींचते होंगे लेक्चर, है ना, तो रिविजन कर लेते। सबसे पहले क्या पढ़ा बताओ? सबसे पहले हमने पढ़ा था दक्षिण भारत की साम्राज्य नीति, भूमि सुधार। दक्षिण भारत की साम्राज्य नीति पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर केवल जो है 4 चीजों पर हमने चर्चा की थी। कौन कौन से 4 राज्य थे, एक्सेप्ट कर लेना आपके इस मैप को। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आपका आएगा तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र को बहुत डिटेल से पढ़ा। देवगिरी शासक था, देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मलिक काफूर ने आक्रमण किया था 1308, है ना, मलिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। और अगर इसके साथ ही अगर हम बात करें तो क्या हुआ था, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को एक प्रॉपर टैक्स देने लगा था। इस बारे में चर्चा की थी। कर्नाटक में द्वार समुद्र की चर्चा की थी। कौन था यहाँ पर शासक? ठीक, यहाँ पर बीरबललाल देव। ठीक है, उसके बाद तेलंगाना में अगर देखें तो वारंगल वाले क्षेत्र की बात की थी। वारंगल में कौन था? प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। उसके बाद हमने तमिलनाडु की चर्चा की थी। तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र? मदुरई। मदुरई में शासक कौन था? और सुंदर पांडे। ठीक है, दोनों भाई थे, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की। हो गई साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति के बाद क्या पढ़ा? ठीक, इसके सकारात्मक और आपने नकारात्मक परिणाम पढ़ लिए, ये तो आपकी वो है। इसके बाद टॉपिक क्या पढ़ा था दूसरा? क्या? ठीक, इसके बाद हमने देखा भू राजस्व सुधार। अगर भू राजस्व सुधार की बात करें तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो भूमि की पैमाइश की बात की। ठीक, उसके बाद भू राजस्व सुधार में आपको ये बताया कि इसके स्रोत क्या है। फिर आपने उद्देश्य पे चर्चा कर ली, 3 उद्देश्य थे। उसके बाद आपने जो चर्चा की वो चरण देखे। सबसे पहले क्या? अनुदान भूमि की बात की। फिर उसके बाद भूमि की माप की बात की। भू राजस्व का 1/2 उसकी बात कर ली। फिर अनुदान जो अलग विभाग की स्थापना कर ली। अलग विभाग के बाद जो एक और पॉइंट आएगा वो क्या था? नगद वेतन की जगह अनाज की बात कर ली। उसके बाद आपका आएगा कौन सा अगला? सैन्य सुधार में आपने बात की कि एक तो स्थायी सेना, नगद वेतन, हुलिया लिखने की प्रथा और घोड़े दागने की प्रथा, और खम्स का जो था 4/5 और 1/5 की बात कर ली। इसके बाद आपका आता है क्या? गुप्तचर व्यवस्था। इसको पुनः सुधार किया। 2 ही वर्ड आए हैं, वरीद और मुहियान। एक आपका राजकीय वाला आ गया, एक आपका व्यक्तिगत आ गया, और 2 इसके लाभ देखिए। मजा आया? ठीक है, मतलब मेरा स्टार्टिंग से पढ़ाने का यही लक्ष्य था, और स्टार्टिंग की क्लास भी मैंने ऐसे ही पढ़ाई थी। देखो, सीधी बात एक चीज है कि मुझे ऐसे पढ़ने में भी मजा आता है और मुझे ऐसे पढ़ाने में भी मजा। और स्टार्टिंग की क्लास भी मैंने ऐसे ही पढ़ाई थी, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि पीपीटी रीड कराना, ये आप लोगों ने बोला तो मैम पीपीटी रीड करके बता दिया करो।